तो हम लोग कोहेरेंस डिस्कस करने जा रहे थे। कोहेरेंस इज अ फेज कोरिलेशन फिनोमेना बिटवीन टू वेव्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। टाइम के रिस्पेक्ट में और इवन स्पेस में दो वेव्स के बीच में फेजेस क्या फेजेस के बेसिस पे हम कोहेरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली वो फेज को रिप्रेजेंट करता है, राइट, कि किस तरह का फेज दो वेव में है। तो उसके बेसिस पे जो कोहेरेंस है इसको डिटेल में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और जो दो टाइप्स है दैट इज टेम्पोरल कोहेरेंस एंड स्पेशियल कोहेरेंस, राइट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही फास्ट टेम्पोरल कोहेरेंस को। व्हाट इज टेम्पोरल कोहेरेंस? Temporal coherence is the correlation between the electric field at a point in the space at time t1 and the electric field at the same point at time t2। कल मैं बता रहा था, तब तक एक डिस्कनेक्ट हो गया कि हम किसी भी वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट वेव को, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है और प्रोपेगेशन वेक्टर होता है, यानी कि तीनों वेक्टर्स होते हैं प्रोपेगेशन वेक्टर, राइट। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया। तो इसमें जो ये मैं वेव को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह से, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पार्टिकुलर टाइम t1 पे स्पेस में और किसी पार्टिकुलर टाइम t2 पे, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसका जो फेज रिलेशन है वो सेम फेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि t1 और t2 टाइम में उसका फेज चेंज हो गया। So a wave is said to have a temporal coherence। किसी भी वेव को हम कह सकते हैं कि वो temporal coherence उसके पास है if the phase difference, दोनों वेव में फेज डिफरेंस क्या है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इवन हम सिंगल वेव की ही यहाँ बात कर सकते हैं। बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t2 minus t1, that means time interval delta tau, राइट। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर वो उसका फेजेस कांस्टेंट है, वो सेम फेज में प्रोपेगेट हो रहा है, उसमें कोई एब्रप्ट चेंजेस नहीं हो रहा है उसके प्रोपेगेशन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में या इसके लोकेशंस में, तब उसको हम कह सकते हैं कि वो वेव क्या है? टेम्पोरल कोहेरेंस को फॉलो कर रहा है, राइट। तो इसका भी नेक्स्ट पेज पे भी हम डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो नो सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स अ मोनोक्रोमैटिक वेव। अब देखिए आप लोग पढ़ेंगे कि मोनोक्रोमैटिक होता है, वो जैसे उसको हम आइडियल कहते हैं, रियल में नहीं होता है मोनोक्रोमैटिक वेव, राइट। मोनोक्रोमैटिक वेव क्यों नहीं होता है उसको भी हम बहुत बताएंगे। In fact, a wave emitted by a source consists of number of wavelengths or pulses। किसी भी सोर्स से जो वेव इमिट हो रही है, लाइट इमिट हो रही है, राइट, तो उसमें बहुत सारे वेव ट्रेन्स हैं and the duration of each wave train is about 10 to the power minus 10 सेकंड। जो वो वेव ट्रेन इमिट हो रही है, मान लीजिए कि ये सोर्स है, तो यहाँ से जो वेव ट्रेन इमिट हो रही है वो सिंगल वेव ट्रेन, तो इसका जो एक सिंगल वेव ट्रेन जो इमिट हुई जिसमें वो कह सकते हैं कि वो टेम्पोरल कोहेरेंस है, तो उसके लिए जो टाइम लगा दैट इज 10 to the power minus 10 सेकंड, right? This means the phase difference between the electric fields remains constant during the time interval 10 to the power minus 10 second। यानी कि इस टाइम इंटरवल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइट का पार्ट है, उसका कंपोनेंट है, उसका फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक बार ये इमिट हो गई इस ड्यूरेशन में, वो चेंज उसका फेज नहीं होगा। एंड दिस टाइम इंटरवल इज नोन एज कोहेरेंस टाइम। बहुत ही सिंपल इसको समझ सकते हो कि जिस ड्यूरेशन में वेव कोहेरेंट है, जिस टाइम इंटरवल में वेव कोहेरेंट है, दैट मींस कि उसके फेजेस में चेंजेस नहीं हो रही है, उस टाइम को, टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंस टाइम बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड है कोहेरेंस लेंथ। The path length of the wave train corresponding to the coherence time tau c, that is known as coherence length of the wave train। यानी कि इस टाइम में इस वेव का कोई ना कोई लेंथ होगा, राइट, एंड उसको हम इस टाइम में उसका जो फेजेस है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सेम फेज में प्रॉपर वे में वो प्रोपेगेट हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वन डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, राइट। तो
कोहेरेंस लेंथ क्या हुआ, द पाथ लेंथ ऑफ द वेव ट्रेन, जहाँ से जो सोर्स था, सोर्स से जो लाइट इमिट हुई, एक वेव ट्रेन सिंगल वेव ट्रेन इमिट हुई, ऐसे तो यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, वेव ट्रेन इमिट्स हो रहे हैं, बट उसका क्या टाइमिंग है, 10⁻⁻10 सेकेंड, राइट। नंबर ऑफ वेव ट्रेन्स और पल्सेस, पल्स के फॉर्म में, वेव ट्रेन के फॉर्म में वो सोर्स से इमिट हो रही है वेव, राइट। So the path length of the wave train corresponding to that coherence time, इस टाइम में वो coherent है, उस लेंथ को क्या कहते हैं, coherence length of the wave train, right? तो यहाँ पर मैं डायग्राम से एक बार आपको रिप्रेजेंट करता हूँ कि coherence length और coherence time क्या होता है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया ऐसे, तो थोड़ा सा और जूम कर लो, स्क्रीन सही से दिखता है। तो देखिए इसमें कि ये वेव को जो सोर्स से इमिट हो रही है लाइट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज प्रोपेगेटिंग, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन टाइम के इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि ये दो पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट किया गया, एक ये वेव हो गई, एक यहाँ से एक हो गई, एक ये हो गई, मतलब 3 कंप्लीट साइकिल इसमें रिप्रेजेंट है, यानी कि 3 कंप्लीट साइकिल में कोई भी फेज चेंजेस की हम बात नहीं की, राइट। यानी कि इसको हम एक सिंगल वेव ट्रेन कह सकते हैं, और इसमें कोई फेज चेंजेस नहीं हुआ इस वेव का, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का, राइट। हम कह सकते हैं ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, राइट। यहाँ पर कोई फेज क्या कहते हैं, इसका फेज जो था θ1 था, और इसका फेज था θ2, तो हम कह सकते हैं कि θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2, यानी कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, राइट। ये हम कह सकते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कोहेरेंस टाइम और कोहेरेंस लेंथ। तो बहुत ही बेसिक एक फॉर्मुलेशन जो हमें मालूम है, बेसिक फॉर्मुलेशन, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, जरा आप लोग बताइए। बेसिक फॉर्मूला स्पीड का क्या होता है बेटे? Speed is equals to distance upon time, sir. वेरी गुड। तो मैंने यहाँ लाइट की बात कर रहा हूँ, तो c इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमने कोहेरेंस लेंथ कर दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम टाउ c कर दिया, राइट। ये देखिए, मैं स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c इज इक्वल टू कोहेरेंस लेंथ दैट इज lc अपॉन टाइम दैट इज कोहेरेंस टाइम दैट इज टाउ c, सिंपल सा रिलेशन हो गया, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला से यहाँ पर हमने स्पीड ऑफ लाइट की जगह रख दिया c, डिस्टेंस की जगह कोहेरेंस लेंथ, जिस लेंथ में जो वेव है वो कोहेरेंट रहता है, यानी कि सेम फेज में रहता है, उसके फेज में कोई चेंज नहीं होता है, दैट लेंथ इज कॉल्ड कोहेरेंस लेंथ। और उस टाइम को, जिस टाइम तक यानी 10⁻⁻10 सेकंड तक उसके फेज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, दैट टाइम इज कॉल्ड कोहेरेंस टाइम। ये फॉर्मूला रख दिए, तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, LC इज इक्वल टू c टाउ c। तो कोहेरेंस लेंथ ऑफ द वेव ट्रेन इज गिवन बाय LC इज इक्वल टू c टाउ c, राइट। c की वैल्यू कितनी होती है, c is equal to 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो अगर हमें पता करना है कि कोहेरेंस लेंथ कितनी होगी, can we calculate the coherence length of this wave train? Yes, we can calculate, because we know that the value of coherence, coherence time, right? Then with the value of c and coherence time, we can calculate the coherence length. अब हम एक फॉर्मुलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम इंटरवल में टाइम में रिलेशन मालूम है। डेल्टा न्यू इज द स्प्रेड in the frequency nu of the wave train, then delta nu is equal to 1 upon tau c, therefore tau c is equal to 1 upon delta nu। ये आपने फॉर्मुलेशन पढ़ रखे हैं, तो tau c की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो LC is equal to c upon delta nu, राइट। तो
ये आप यहाँ पर फिर आप न्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन लैम्डा, राइट। तो यहाँ से आप डी न्यू अपॉन डी न्यू या डेल्टा न्यू अपॉन इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, दैट विल गिव यू माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। इसको डेरिवेटिव किए तो यहाँ से हम नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट करके इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वेवलेंथ के टर्म में फॉर्मूला बन जाना है लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन डी लैम्डा, राइट, लैम्डा स्क्वायर अपॉन डी लैम्डा। इसको हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं? सो टेम्पोरल कोहेरेंस कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है। ये ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं। इंटरफेरोमीटर जिस तरह से हम अमीटर से करंट को मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर करते हैं, उसी तरह से माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम इंटरफेरेंस पैटर्न को, फ्रिंजेस को स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस फिनोमेना को स्टडी करते हैं, राइट। तो इंटरफेरेंस फिनोमेना के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं पहले भी, राइट, इंट्रोडक्शन हमने उसको डिस्कस कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि कोहेरेंस का सेंस हमें पता लग गया है और टेम्पोरल कोहेरेंस के बारे में बात करना है कि कहीं पर अगर वेव, दो वेव या सिंगल वेव अगर उसके फेज डिफरेंस नहीं हो रहा है तो उसको हम टेम्पोरल कोहेरेंस कह रहे हैं। अगर फेज डिफरेंस आ जा रहा है तो उसको हम इनकोहेरेंट वेव कहते हैं, राइट। तो इसको स्टडी करते हैं। ये सेटअप यहाँ पर आप देख रहे हैं, दैट इज द सेटअप माइकलसन इंटरफेरोमीटर, राइट। So let S be the source of light. S क्या है? Source of light है, right? A sodium vapor lamp, right? Which is nearly a monochromatic source of light. देखिए यहाँ पर लिखा है, it is not a monochromatic source, it is nearly a monochromatic source of light. जो स्प्रेडिंग है, जो लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो टाइम होती है, जो कोहेरेंस टाइम होता है, वो फाइनाइट होता है ना। कोहेरेंस टाइम इनफाइनाइट नहीं होता है, इसलिए हम वेव को नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली, वो जस्ट आइडियलाइज किया जाता है कि उसको हम अगर ब्रॉड लेवल पे देखें, बल्क लेवल पे देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसको हम कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो उसमें स्प्लिटिंग होती है, उसमें डिफरेंस होता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। सो व्हेन द लाइट waves reflected from mirrors M1। देखिए इसमें सेटअप में क्या है, यहाँ पर एक प्लेन ग्लास प्लेट है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो रही है, दो मिरर लगे हैं, M1 एक M1 है, इसकी फर्स्ट लोकेशन है, उसको डिस्प्लेस करके यहाँ M1 10 कर दिया, T डिस्टेंस आ गया। यहाँ पर एक कंपेंसेटिंग प्लेट यूज किया गया है, राइट, पाथ डिफरेंस को सेट करने के लिए। दूसरा एक मिरर है M2 डैश, राइट, यहाँ सोर्स है, सोर्स से लाइट इसको इंसिडेंट होकर के, राइट, इसमें यहाँ पर एक फिनोमेना होगा रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, राइट। तो इसमें अभी डिस्कस करते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना होता है। When the light waves reflected from mirrors M1, right, मिरर M1 ये है, लाइट वेव्स यहाँ से इंसिडेंट हुई, राइट, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आकर के आईज पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करेंगे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो क्या कहते हैं, when light waves are reflected from mirrors M1 and M2 are seen, interference pattern is observed। इसको ऐसे तो डिटेल में पढ़ना है कि लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हुई तो इसको यहाँ पर दो पार्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट हम कह लेते हैं मिरर M1 कर गया, वापस आ गई और यहाँ पे ट्रांसमिट होकर के यहाँ पर फिर मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर इंसिडेंट हुई, राइट। तो दोनों भी मिरर से जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरफेरोमीटर में, तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व तभी फिनोमेना हो सकता है, इंटरफेरेंस तभी हो सकता है जब दो वेव सुपर इम्पोज होती हैं,
राइट। सुपर इम्पोज तब होंगे जब उनके फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा या फिर सेम फेज में, ये हमें मालूम है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये कोहेरेंट है कि नहीं, ये सोर्स जो है ये कोहेरेंट सोर्स है कि नहीं। राइट, कोहेरेंट सोर्स के बारे में और भी डिटेल में हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको इंटरफेरेंस पैटर्न को गेन कर सकते हैं। Right, so when mirror M1 is displaced through a distance d to a new position M1 dash, इस new position M1 dash पे थोड़ा सा mirror को displace कर दिया, right, then the interference pattern disappears। अब आपको पता लग रहा होगा कि क्यों interference pattern disappear हो गया, right? अब इसका रीजन क्या है? This is because the wave reflected from M1 travels additional distance path to d। अब क्यों जी, देखो ये डिस्टेंस वेव यहाँ पर अब जाएगी और वापस आएगी, तो इसका पाथ डिफरेंस कितना आ गया, पाथ डिफरेंस कितना आ गया 2d, जबकि ये वाले को इस तरह से कंपेंसेट किया गया था कि इन दोनों वेव को जब रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएंगी तो कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। सो द वेव इंटरफेरेंस, so the wave reflected from the mirror M2 interferes with the wave reflected from M1 which had been emitted from the source seconds earlier। अब देखिए ये टाइम इज इक्वल टू 2d अपॉन c हो गया, डिस्टेंस अपॉन this speed, speed of light, right? If 2d upon c is very greater than tau c, that is the coherence time, then the two wave frames, that is the group of waves, wave two waves तो group of waves कह सकते हैं, are incoherent and hence no interference pattern is observed। अब देखिए ये जो हमारा टाइम आया ये क्या हुआ, ये कोहेरेंस टाइम से ज्यादा हो गया, कोहेरेंस टाइम से ज्यादा हो गया। तो इस केस में कोहेरेंस टाइम से अगर ज्यादा हो जाएगा ये टाइम जो हमने कैलकुलेट किए इस ऑब्जर्वेशन में, तो उसमें फिर इंटरफेरेंस फिनोमेना नहीं होगा हमें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है कि दो वेव सुपर इम्पोज तभी हो सकते हैं जब वो कोहेरेंट हो, कोहेरेंस का मतलब उनका सेम फेज में हो। फेज रिलेशन अगर डिफरेंट हो गया तो कोहेरेंट हम नहीं कह सकते हैं, वो इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। देखिए ऑन द अदर हैंड इफ 2d अपॉन c, यहाँ पर इसको हम कह दिए कि उस कोहेरेंस टाइम से ये लेस है, राइट, then the two reflected wave frames have a definite phase relationship and hence interference pattern is formed due to the superposition of these wave frames। So these wave frames are temporarily coherent, जिसका मतलब यहाँ से सोर्स से ये लाइट इमिट होता रहेगा, यहाँ पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते रहेंगे, यानी कि जितने टाइम के लिए वो वेव जो ट्रेन है वो सेम फेज में रहेगी तो उतने टाइम के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये तो सर इंटरफेरेंस फिनोमेना हो रही है। जैसे ही इसका हमने अगर कह दिया कि नहीं जी ये तो वेव फ्रेम यहाँ पर जाकर के कुछ ऐसे हो गई या फिर उसके कुछ एब्रप्ट चेंजेस हो गया उसके वेव नेचर में, तो फिर ये इनकोहेरेंट हो जाए, राइट। तो ध्यान रखना है कि बेसिकली दिस टेम्पोरल कोहेरेंस इज डिपेंड अपॉन द कोहेरेंस टाइम, राइट, एंड कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस टाइम में, राइट। तो इसको आप इसके थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। देन द टू तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। Thus we can conclude that the wave frames superimposing on each other after traveling equal paths give rise to the an interference pattern of good contrast। यानी कि अगर कोहेरेंट वेव होंगे मीडियम में प्रोपेगेट हो रहे हैं तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हो जाकर के सुपर इम्पोज हो जाएंगे, दैट मींस की एनर्जी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गई, तो जो ब्राइटनेस है जो कंट्रास्ट है वो क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, हेंस दे हैव मैक्सिमम टेंपोरल कोहेरेंस, राइट। तो कोहेरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। तो इसी पे जो प्रॉब्लम है इसको बहुत ही फास्ट नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेकआउट कीजिए, नोट कीजिए, कैलकुलेट कोहेरेंस टाइम फॉर द फॉलोइंग डेटा, डेटा हमें प्रोवाइडेड है, राइट, और इसको आप कैलकुलेट कीजिए।
डेटा है, हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है उस लाइट की 1.8 into 10⁹ हर्ट्ज और वेवलेंथ है 6329 एंगस्ट्रॉम और हमें फॉर्मुलेशन मालूम है क्योंकि कोहेरेंस टाइम कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ये है, वेवलेंथ ये है लाइट, राइट। तो बेसिक फॉर्मुलेशन अभी जो हमने डिस्कस किए थे और ये पहले भी मालूम है कि ये टाइम इंटरवल जो है, टाइम है जो फ्रीक्वेंसी से इनवर्स रिलेशन रखता है, राइट। तो कोहेरेंस टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा न्यू, राइट। डेल्टा न्यू यहाँ पर प्रोवाइडेड है, जस्ट यहाँ पर ये डेटा आपको इसलिए प्रोवाइडेड दिया गया है सो दैट कि आप इससे मतलब मिस्टेक भी कर पाओ या फिर इसे कहीं यूटिलाइज करो, बट यहाँ पर इस फॉर्मुलेशन में कोहेरेंस टाइम में ये डायरेक्ट हम इसकी फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी से कोहेरेंस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये वैल्यू आगे कोहेरेंस टाइम का दैट मींस कितने सेकंड के लिए वो जो वेव ट्रेन होगी वो क्या होगी, ये जो डेटा दिया है उस इसकी वेवलेंथ इतनी है तो इस टाइम के लिए वो क्या होगा, कोहेरेंट होगा। कोहेरेंट यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक के लिए वो कोहेरेंट है और कितने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है ये डेटा है, राइट। देखिए ये भी दूसरा क्वेश्चन के लिए, कैलकुलेट द कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम इन द केस ऑफ लेजर गिवन डेल्टा n इज इक्वल टू 2 into 10⁴ हर्ट्ज। इतना हमें फ्रीक्वेंसी दिया है और लेजर के लिए बात कर रहा है तो कोहेरेंस लेंथ कैलकुलेट करनी है। कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, L इज इक्वल टू C अपॉन डेल्टा न्यू, क्यों, क्योंकि L इज इक्वल टू C into डेल्टा टी था, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा न्यू होता है, तो 1 अपॉन डेल्टा न्यू, C की वैल्यू रख दिए, डेल्टा न्यू की वैल्यू रख दिए, राइट। डेल्टा न्यू की वैल्यू क्या था हमारे पास, 2 into 10⁴ hertz, right? So that will be 1.5 into 10⁴ meter. अब देखो इसको ना इस डेटा से हम लोग सीख सकते हैं, प्रॉब्लम करने का मतलब है कि जो हमने 3D कंसेप्ट पढ़े अब इसको लेंथ देखो, एक बार इमेजिन तो करो इस लेजर लाइट की जो लेंथ होगी, कोहेरेंस लेंथ होगी, मतलब कहां से कहां तक, कितने डिस्टेंस तक वो लेजर लाइट अगर यहाँ से हिट हो रही है तो यहाँ से कहां तक वो कोहेरेंट रहना है, इनकोहेरेंट तो रहता नहीं है लेकिन उसकी कोहेरेंस कहां तक रहनी है, तो ये डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। देखिए 1.5 इसको मैं कर देता हूँ 15 into 10⁻³ मीटर और ये क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं किलो, तो ये मैं कहता हूँ 15 किलोमीटर ए लेजर लाइट कोहेरेंट रह सकता है। इमेजिन कीजिए कि ये लेजर लाइट कितना मतलब प्रॉपर वे में कोहेरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम फेज में प्रोपेगेट कर रहा है 15 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट। तो इस तरह से हम थ्योरेटिकल पोर्शन को अपने कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम में यूज करते हैं कि कहीं मान लीजिए कि लेजर लाइट को आपको इंसिडेंट कराना है कोहेरेंट में, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, राइट, कि कोहेरेंस लेंथ क्या है, कोहेरेंस टाइम क्या है, उनका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। एक प्रॉब्लम है और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेजर बीम हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 2500 हर्ट्ज एंड द कोहेरेंस लेंथ, देखो बैंडविड्थ का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज दिया ना, इससे भी आप इमेजिन कर सकते हो कि दैट इज द फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी जो हम जो वेव्स रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, राइट। ये कितने बार ऑसिलेट हो रहा है, दैट इज 2500 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया है, कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला जैसे प्रीवियस में हमने किए थे, तो C अपॉन डेल्टा न्यू होता है, C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, डेल्टा न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, देखो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया किलोमीटर में 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर ये कोहेरेंट रहना है ये लेजर बीम, जिस लेजर बीम की बैंडविड्थ 2500 है यानी कि वो एक सेकेंड में 2500 टाइम्स ऑसिलेट हो रहा वो एक, राइट। उसकी जो क्या कहते हैं कोहेरेंस लेंथ है दैट इज 120 किलोमीटर, इमेजिन कीजिए कितना होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा मैं फास्ट इसको करा देता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिपीट कर देंगे क्योंकि ये लेक्चर डिसकंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट 2 मिनट्स में, राइट। तो जस्ट यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है, वहां
पर हमने 1D बात किए थे, यहाँ पर 2D प्लेन में बात करेंगे। देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में भी हमने कंपैरिजन किए थे, यहाँ पर प्लेन में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्पेशियल कोहेरेंस सेकंड टाइप होता है। स्पेशियल कोहेरेंस रेफर्स टू द फेज रिलेशनशिप बिटवीन waves traveling side by side at a certain distance from each other। यानी कि फेज रिलेशन, देखो ये साइड बाय साइड दो वेव प्रोपेगेट हो रहा है, तो हमने उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस प्लेन में उसका हमने फेज रिलेशन की स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बारे में स्पेशियल कोहेरेंस रिप्रेजेंट करता है। जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? बीम ऑफ लाइट पोजिटिंग स्पेशियल कोहेरेंस, कोई भी बीम ऑफ लाइट को हम स्पेशियल कोहेरेंस कह सकते हैं, इज द फेज डिफरेंस ऑफ लाइट वेव्स कंस्टिट्यूटिंग द बीम। देखो वेव्स क्या होता है? वेव्स बीम फॉर्मेशन करता है, राइट। फॉर दिस रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉसिंग टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये 2 पॉइंट्स हैं, राइट, of the beam of the light is time independent. For this reason, a spatial coherence is also known as transverse coherence or lateral coherence. इसको transverse coherence भी कहते हैं, इसको lateral coherence भी कहते हैं, right? तो अभी मैं इसको इनिशियल पैराग्राफ को भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर इन बिटवीन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, उसको फिर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, राइट। So consider a beam of light traveling along x-axis. Let ABCD be a plane perpendicular to the direction of propagation of the beam. ये ABCD plane है, ABCD, right? और direction of propagation के perpendicular है x-axis में. Let P and Q be the 2 points on the plane within the beam of light.